हेलो डॉक्टर्स। तो हमने नियोप्लेसिया का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमारा आज का टॉपिक है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्यूमर और कैंसर। तो बेसिकली हम कैंसर या नियोप्लेसिया के क्लिनिकल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब क्लिनिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकल एंड हार्मोनल इफेक्ट, यानी कि अगर किसी टिश्यू में अगर मान लीजिए कैंसर हुआ है या फिर ट्यूमर हुआ है तो उस टिश्यू के अंदर क्या लोकल इफेक्ट शो करेगा पेशेंट की बॉडी पे, ये कैंसर या ट्यूमर। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई भी कैंसर या ट्यूमर किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में हुआ है तो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू वो क्या हार्मोनल इफेक्ट शो करेगा पेशेंट की बॉडी पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैंसर कैचेक्सिया, देन एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो बात करते हैं लोकल इफेक्ट के बारे में। तो लोकल इफेक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि जो ट्यूमर या कैंसर हुआ है उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ट्यूमर जो कैंसर है वो किसी क्रिटिकल लोकेशन पे हो सकता है, लाइक ब्रेन में कहीं हो या फिर हार्ट में कहीं हो। तो अगर मान लीजिए वो किसी क्रिटिकल लोकेशन पे है और वहां पे उसने उस पर्टिकुलर टिश्यू का फंक्शन जो है उसको हिंडर कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, उस पर्टिकुलर टिश्यू के फंक्शन को जहां वो है, तो उससे क्या हो सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ये फेटल भी हो सकता है जब ट्यूमर की लोकेशन किसी क्रिटिकल प्लेस पर हो। इसका एक एग्जांपल लें तो इवन स्मॉल यानी 1 सेंटीमीटर का भी अगर पिट्यूटरी एडिनोमा होता है तो ये क्या करता है कि अपने आसपास के नॉर्मल के जो सराउंडिंग टिश्यू हैं और ग्लैंड्स हैं उनको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है और आसपास की ग्लैंड्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सीरियस हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। कहने का मतलब है कि स्मॉल पिट्यूटरी एडिनोमा, 1 सेंटीमीटर का भी स्मॉल पिट्यूटरी एडिनोमा अपने आसपास के ग्लैंड को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और सीरियस हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज करता है। तो ये तो हमने समझा लोकल इफेक्ट के लोकेशन के क्या असर होते हैं। अब बात करेंगे हम हार्मोनल इफेक्ट के बारे में। अब आपको पता है कि हार्मोन्स हैं तो किसके द्वारा रिलीज किए जाएंगे, मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाएंगे। यानी ये कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए तो इससे क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे पेशेंट की बॉडी पे। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड में ट्यूमर हुआ है तो ये ट्यूमर 2 तरह का रहा होगा, या तो बिनाइन ट्यूमर रहा होगा या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर रहा होगा। तो अगर किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में बिनाइन ट्यूमर होता है तो इस बिनाइन ट्यूमर की वजह से इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसका रीजन भी लॉजिकल है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो कि बिनाइन ट्यूमर में जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली पेरेंट सेल की तरह ही दिखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट सेल की तरह वर्क करेंगी और पेरेंट सेल क्या कर रही हैं, हार्मोन प्रोडक्शन कर रही हैं, तो ये भी हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगी, जिसकी वजह से इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल की बात करें तो स्मॉल बीटा सेल एडिनोमा ऑफ द पेनक्रियाज, यानी अगर पेनक्रियाज में इवन 1 सेंटीमीटर से भी कम का अगर बीटा सेल एडिनोमा होता है तो वो इतना ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज कर देता है कि जो पर्सन है उसके अंदर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और उसको इतना फेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो लेस देन 1 सेंटीमीटर का भी बीटा सेल एडिनोमा ऑफ द पेनक्रियाज में बी फेटल। लेकिन वही मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो हम ये सोचते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन होता होगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होती हैं, यानी जो ट्यूमर सेल्स बनती हैं वो पेरेंट सेल से रिजेंबल नहीं करती, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, एनाप्लेसिया देखने को मिलता है। और जो न्यू ट्यूमर सेल्स बनती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं। नॉन फंक्शनल है इसका मतलब वो हार्मोन रिलीज नहीं करेंगी। इसका मतलब ये है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में तो वहां पे इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा, खुद कुछ अदर ट्यूमर्स भी होते हैं जो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड में पाए जाते हैं। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, बट कुछ अदर ऑर्गन भी ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं होते बट फिर भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर मान लीजिए ट्यूमर देखने को मिलता है तो यहाँ भी इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन देखने को मिलता है और जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज कैंसर कैचेक्सिया। कैंसर कैचेक्सिया बेसिकली है क्या, तो ये बेसिकली हाइपर कैटाबॉलिक स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। अब किसका कैटाबॉलिज्म, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, आपकी बॉडी की मसल्स में प्रेजेंट है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ मसल मास देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ मसल मास देखने को मिलेगा ड्यू टू द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हैं इसकी जो बॉडी है वो बहुत लीन होती जा रही है, ठीक है, लीन थिन वीक होती जा रही है। रीजन क्या है कि इसकी जो मसल है वो मसल मास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होने की वजह से।
लेकिन फैट का लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेन क्या हो रहा है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हो रहा है। अब ये जो बंदा पतला हो रहा है, लीन हो रहा है, थिन हो रहा है, वीक हो रहा है, तो आप इसको फूड इनटेक से रिलेट नहीं कर सकते। ये फूड अच्छी तरह से खा रहा है, फूड सफिशिएंटली क्वांटिटी में खा रहा है, लेकिन इसकी बॉडी में जो प्रोटीन बढ़ रही है इसकी मसल्स में, वो डिग्रेड होती जा रही है। अच्छा, एपिडेमोलॉजी की बात करें तो ये वाली जो कंडीशन है कैंसर कैचेक्सिया की, इट अकर्स इन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैंसर पेशेंट। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैंसर पेशेंट कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं ड्यू टू दिस कैंसर कैचेक्सिया। सबसे ज्यादा किस केस में कॉमन होता है कैंसर कैचेक्सिया? सो इट इज मोस्ट कॉमन इन द एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर एंड पेनक्रिएटिक एंड लंग कैंसर्स। फीचर्स क्या है कैंसर कैचेक्सिया के? तो इट कॉजेज एक्सट्रीम वेट लॉस। अब वजन कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, लीन थिन, तो फैटिक थकान होगी, मसल एट्रोफी होगी, यानी मसल के जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मसल के नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, पर्सन के अंदर सेल्फ स्टार्वेशन की टेंडेंसी आ जाएगी, वो ओबेस्ड हो जाएगा ओबेसिटी से, एंड व्हाट ही ईट। एनीमिया और एडिमा भी देखने को मिल सकता है इन द पेशेंट। अच्छा, इस केस में डेथ भी हो जाती है, तो कॉज ऑफ डेथ रहता है एट्रोफी ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड अदर रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल जो होती है इंटरकोस्टल एक्स्ट्राकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम में जो रेडियल मसल वगैरह होती हैं, उनके अंदर एट्रोफी देखने की वजह से पर्सन के अंदर कॉज ऑफ डेथ भी होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि मसल मास रिड्यूस हो रहा है, तो कॉज क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? तो मसल मास रिड्यूस होने का जो रीजन है वो ये है कि जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, लाइक ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली ये जो हमारी मायोसिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, स्केलेटल मसल्स में जो हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है एक्टिन और मायोसिन, उसमें से जो मायोसिन हैवी चेन होती है, मायोसिन की हैवी चेन को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल क्या कर जाती है, डिमिनिश कर जाती है, डिग्रेड कर जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैंसर कैचेक्सिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझिएगा। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता क्या है? तो मान लीजिए किसी पर्सन को कोई ट्यूमर हुआ है, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए किसी पर्सन को क्या हुआ है, कोई ट्यूमर हुआ है। इस ट्यूमर के साथ साथ इस पर्सन को, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को अदर साइन एंड सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं, अदर साइन एंड सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अदर साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ये इस ट्यूमर से जो मेटास्टेसिस होती है, इस ट्यूमर की जो मेटास्टेसिस होती है या इस कैंसर की जो मेटास्टेसिस होती है, उसकी वजह से नहीं है। समझ में नहीं आया, दोबारा समझिए। एक पर्सन था, उसको कोई कैंसर या ट्यूमर हुआ, साथ ही साथ उसको अदर साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिले, बट ये जो अदर साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, इसका रीजन जो है, इसका जो अदर साइन एंड सिम्टम्स का जो रीजन जो है, वो मेटास्टेसिस नहीं है। इस कैंसर या ट्यूमर की मेटास्टेसिस इसका रीजन नहीं है, इसका कोई कॉज अदर है, अदर कॉज है, और वो अननोन है। तो बेसिकली पैरान्यूप्लास्टिक क्या होता है, ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसी ट्यूमर के, बट इन साइन एंड सिम्टम्स को आप मेटास्टेसिस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन साइन एंड सिम्टम्स का जो कॉज है वो इस कैंसर की मेटास्टेसिस नहीं है, कैंसर की मेटास्टेसिस से नहीं अराइज हुए हैं ये साइन एंड सिम्टम्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन को लंग कैंसर हुआ, लंग कैंसर के साथ साथ उसके अंदर हमको कुशिंग सिंड्रोम भी देखने को मिला। अब जो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है, ये किसकी, इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिजोल हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब किसी पर्सन को लंग कैंसर हुआ है और उसको कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, तो ये जो कुशिंग सिंड्रोम है वो लंग कैंसर की मेटास्टेसिस की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो अदर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको हम मेटास्टेसिस की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनको हम बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। और खास बात ये है, नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ मेटास्टेसिस, हम इन अदर साइन एंड सिम्टम्स को एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्यूमर की हेल्प से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साथ ही साथ जिस भी टिश्यू के अंदर ये कैंसर हुआ है, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से भी ये साइन एंड सिम्टम्स अकर नहीं होते। कहने का मतलब ये है, इसका कॉज डिफाइंड नहीं है, कॉज नोन नहीं है। ये जो अदर साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, ना तो ये मेटास्टेसिस की वजह से हो रहे हैं, ना तो उस प्राइमरी ट्यूमर की कोई एनाटॉमिकल रिलेशन है इन साइन एंड सिम्टम्स के साथ, ना ही जो प्राइमरी ट्यूमर मान लीजिए किसी भी टिश्यू में हुआ है और वो टिश्यू अगर हार्मोन रिलीज करता है, तो उस हार्मोन के इफेक्ट से भी ये चीजें नहीं आएंगी। You cannot explain it by the elaboration of the hormones of the tissue from which tumor arose.
बात समझ में आई? यानी इनका कॉज ना तो मेटास्टेसिस है, ना एनाटॉमिकल रिलेशन है, ना ही कोई हार्मोन सिक्रेशन है फ्रॉम द टिश्यू इन विच प्राइमरी ट्यूमर अकर्स। ठीक है, तो कॉज क्या है? कॉज अननोन है, ठीक है, नॉट नोन टिल नाउ। चलिए, अब एक ऐसा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का एग्जांपल या साइन एंड सिम्टम जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है, तो वो है हाइपरकैल्सीमिया। एक ऐसा ट्यूमर जिसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं, तो वो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम को पढ़ क्यों रहे। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो ये कंसीडर ना कर लें कि ये जो अदर साइन एंड सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं ये उस कैंसर की मेटास्टेसिस से अराइज हो रहे हैं, जबकि ये वेल प्रूव्ड है कि ये मेटास्टेसिस से अराइज नहीं हुए हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो अदर साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अकल्ट ट्यूमर की तरह बिहेव कर सकते हैं, यानी कि दे कैन एक्ट एज द ट्यूमर ऑफ अननोन प्राइमरी ओरिजिन। तो जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है दे मे बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द अकल्ट ट्यूमर। ठीक है, अकल्ट ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जिनका कोई प्राइमरी ओरिजिन जो होता है वो अननोन होता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, और वो किस ट्यूमर से एसोसिएटेड होते हैं वो भी समझेंगे। तो हाइपरकैल्सीमिया मैंने आपको बताया था, इट इज द मोस्ट कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। किस किस ट्यूमर्स में हमको देखने को मिलेगा? इट कैन बी सीन इन द लंग कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। हाइपरकैल्सीमिया कैन आल्सो बी सीन इन द ब्रेस्ट कैंसर, इट कैन आल्सो बी सीन इन द रीनल सेल कार्सिनोमा। कहने का क्या मतलब है? हाइपरकैल्सीमिया आपको देखने को मिलेगा इन सारे ट्यूमर्स में, बट इन सारे ट्यूमर्स की वजह से जो हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है इसको ना तो आप मेटास्टेसिस से डिफाइन कर सकते हैं, ना ही एनाटॉमिकल रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं, और ना ही हार्मोन सिक्रेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हुआ है? कॉज अननोन है बट हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कुशिंग सिंड्रोम जिसमें हाइपरकॉर्टिसोलिज्म देखने को मिलता है, कॉर्टिसोल का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इट इज सीन इन द लंग कैंसर एंड एज वेल एज renal cell carcinoma. Now talking about the next paraneoplastic sign and symptoms and the tumor associated with them. तो अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है एंड इट इज सीन इन द फाइब्रोसार्कोमा। बात करें हाइपरग्लाइसीमिया की, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा एंड इट इज सीन इन द केस ऑफ द बोन ट्यूमर्स। नेक्स्ट इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसका क्या होगा? इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन होगा, तो इट इज एसोसिएटेड विद द लंग कैंसर एंड इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। अब देखो लंग कैंसर का एसोसिएशन किससे है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के साथ। लंग कैंसर होगा तो ये ऐसा ही एडीएच हो सकता है, ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेंथिस नाइग्रिकेंस। एक्सेंथिस नाइग्रिकेंस क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसके आर्मपिट्स पे, एक्जिला पे और नेक पे काला कालापन आ जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है नेक और एक्जिला। अब ठीक है, तो ब्लैक ऑन द स्किन फ्लोर्स लाइक एक्जिला एंड नेक देखने को मिलता है इन द केस ऑफ लंग कैंसर एंड गैस्ट्रिक कैंसर। बट किसी की गर्दन काली हो रही है और एक्जिला डार्क ब्लैक हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लंग कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर ही है। इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली सीन इन द females which are suffering from the PCOS. ठीक है, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो मसल्स होती हैं लोअर लिम्ब की वो वीक हो जाती हैं, और लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में देखने को मिलता है लंग कैंसर के साथ साथ। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट माइस्थेनिया ग्रेविस एंड द प्योर रेड सेल एप्लेसिया। माइस्थेनिया ग्रेविस आप जानते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, और प्योर रेड सेल एप्लेसिया में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी की जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं बोन मैरो में, वो प्रीकर्सर सेल्स जो होती हैं वो या तो रिड्यूस हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं, एंड दिस कंडीशन अराइज इन द थाइमोमा, दैट इज द ट्यूमर इन थाइमस। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलाइटिस। इट इज सीन इन द लंग कैंसर एंड द पैनक्रियाटिक कैंसर। होता क्या है ये? इसमें माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलाइटिस में क्या होता है कि जो आपकी वेन्स होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ वहां पे थ्रोम्बस भी देखने को मिलता है इन द वेन्स। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इंक्रीज इन आरबीसी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, एंड इट इज सीन इन द सेरिब्रल हेमेंजियोब्लास्टोमा, रिनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंड द एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर्स, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड लियोमायोमा। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? इंपेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म।
इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होगा, और इट इज एसोसिएटेड विद द phosphaturic mesenchymal tumor which is resulted due to the PGF23 gene mutation. So this was all about the clinical aspect of cancer or tumor or neoplasia. Thank you and have a nice day.